अच्छा, अब हमारे पास सीओपीडी है, तो सीओपीडी इज़ द अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों आ जाता है। इसमें हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग होगी, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिस्निया होता है, ब्रीथलेसनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, FE1 to FVC रेशियो लेस देन 0.7 आता है ऑन स्पायरोमेट्री, और इरिवर्सिबल होता है ये आफ्टर ब्रोंकोडायलेशन। पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ होगा, वीजिंग होगी, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट ऑन एक्सरे नज़र आएगा, नॉइजी ब्रीथ होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू क्रॉनिक स्मोकिंग, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीओपीडी हम क्या करते हैं, पोस्ट ब्रोंकोडायलेशन स्पायरोमेट्री करते हैं, जिसमें FE1 to FVC रेशियो लेस देन 70% आता है, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होता है ड्यू टू एयर ट्रैपिंग, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में एयर को बाहर निकालने में, एक्सहेल करने में मसला होता है। तो सम टाइम अनरिमार्केबल इम्प्रूवमेंट माइट बी सीन इन FE1 to FVC रेशियो, however ratio will still remain same less than 0.7 in COPD patient। चेस्ट एक्सरे पर आपको हाइपर इन्फ्लेशन नज़र आएगी, बुल्ला नज़र आएगा, फ्लैट हेमी डायफ्राम नज़र आएगा, और ग्रेटर देन 7 पोस्टीरियर रिब्स नज़र आएंगी, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फुल ब्लड काउंट टू एक्सक्लूड सेकेंडरी पॉलीथीमिया, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन भी आपको करनी होती है, BMI भी निकालना होता है। तो अ मैन विथ COPD हैज़ ब्रीथलेसनेस, नेबुलाइज्ड स्टेरॉइड्स आर नॉट अवेलेबल, तो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एजेंट टू असिस्ट इन हिज ब्रीथलेसनेस, दैट इज़ नेबुलाइज्ड नॉर्मल सलाइन, ठीक है। उसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसी का पार्ट है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ अ फॉर्म ऑफ COPD, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको COPD नहीं दिया हुआ हो और सारे सिम्टम्स COPD वाले हों, तो आपने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस चूज़ करना है, जिसमें प्रोडक्टिव कफ डेट लास्ट फॉर 3 मंथ और मोर, प्रोग्रेसिव डिस्निया होता है, वीजिंग होती है, लो ग्रेड फीवर होता है। मोस्ट पीपल विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हैव COPD डिजीज़, टोबैको स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। उसके बाद स्मोकर्स विथ सिम्टम्स ऑफ ब्रीथलेसनेस और चेस्ट टाइटनेस एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, पहले आप एस्थमा सोचोगे, स्पेशली विथ हिस्ट्री ऑफ एटोपी, अगर एक्जिमा वगैरह हो, ठीक है। फिर ब्रोंकिक्टेसिस में पढ़ा था, परसिस्टेंट कफ, कोपियस प्रूलेंट स्प्यूटम, ट्रैक रिंग ओपेसिटी ऑन एक्सरे टू कंफर्म इट, हम HRCT करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ COPD स्टेबल पेशेंट में कैसे होता है, आपने स्मोकिंग को स्टॉप करने कहना है, और आपने शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट यानी सैल्ब्यूटामोल देना है, या फिर शॉर्ट एक्टिंग मस्कुरैनिक एंटागोनिस्ट दे सकते हो, ठीक है। और उसमें फिर आप लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एक्ट कर सकते हो, और जो है लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरैनिक एंटागोनिस्ट ऐड कर सकते हो, और अगर एज़मेटिक फीचर्स है तो ICS दे सकते हो। तो ट्रिपल थेरेपी इफ़ पेशेंट रिमेन ब्रीथलेसनेस, और उसको अगर कोई एक्सर्बेशन हो गई है इन द केस ऑफ COPD, तो आप लामा प्लस लाबा प्लस ICS देते हो। और पेशेंट हु डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू इनहेलर थेरेपी, ओरल थियोफाइलिन देते हो, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी इन COPD पेशेंट assess for a long term oxygen therapy if the following: वेरी सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, FE1 जो है ना वो लेस देन 30% आ गया है, कंसीडर इन सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन FE1 30 to 49%, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 92% है, ऑन रूम एयर साइनोसिस है, पॉलीथीमिया है, पेरिफेरल एडिमा डेवलप हुआ है, और रेस JVP है, ठीक है। इफ़ पेशेंट इज़ ऑन लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी एंड कंटिन्यू ब्रीथलेसनेस, तो आप क्या करोगे, आप प्रिडनिसोलोन प्लस नेबुलाइज नॉर्मल सलाइन दोगे टू लूजन द सिक्रीशंस, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी ऑन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन फॉर एटलीस्ट 15 आवर्स आ डे। तो मैनेजमेंट ऑफ COPD एक्सर्बेशन हम कैसे करते हैं कि आप 24 से 28% ऑक्सीजन देते हो, हमें 100% ऑक्सीजन हम COPD के पेशेंट को नहीं देते।
आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन बिटवीन 88 से 92% मेंटेन करके रखना होता है। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटेड अगर आप दे रहे हो, बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हो, तो आपने उसके डोज को इंक्रीज़ कर देना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नेबुलाइज़र यूज़ करना है। प्रेडनिसोलोन आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और प्रेडनिसोलोन नहीं है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन IV आप दे सकते हो। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो IV अमाइनोफाइलिन देते हैं। अगर प्रूलेंट स्प्यूटम है, फीवर और हाई CRP आप एंटीबायोटिक देते हो। अगर पेशेंट जो है वो स्टिल डिस्निक है और इम्पेयर्ड ब्लड गैस है तो आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यानी बाईपैप और CPAP की तरफ आते हो, ठीक है। COPD एक्सर्बेशन, आप COPD patient with breathlessness and oxygen saturation has been sorted on 100% oxygen, however he is still dyspneic. What is the most appropriate initial action? दैट इज़ एडमिनिस्टर 24% ऑक्सीजन। फिर हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हिंट्स एंड फीचर्स आपके पास एग्जाम में क्या दिए हुए होंगे क्वेश्चन में कि हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी आफ्टर सर्जरी है, लॉन्ग हॉल फ्लाइट से वो आया है, रिस्क फैक्टर COC मतलब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा सकता है, सर्जरी है, ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, मैलिग्नेंसी है और प्रीवियस वीनस थ्रोम्बोलिज्म की अगर हिस्ट्री है, +1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिस्निया हो रहा है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन या रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, कफ है, हेमोप्टाइसिस हो रही है, टैकीकार्डिया हो रहा है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है। तो हम इन्वेस्टिगेशन पे क्या करते हैं, CT पल्मोनरी एंजियोग्राम करवाते हैं। और अगर सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन या फिर डॉग थेरेपी दे देते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे आपके पास केस दिया हुआ है कि वोमेन 2 days आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, मेजर सर्जरी हुई है, प्रेजेंट विद सस्पिशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शी स्टेट दैट शी हैज़ बीन टेकिंग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन एज प्रिस्क्राइब। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर वो ले रही थी तो अब आपने क्या करना है, उसका डोज बढ़ा देना और CT पल्मोनरी एंजियोग्राम करवाते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर है, वोमेन हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इज़ फीलिंग अनवेल फॉर द पास्ट 12 आवर्स, शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पैनिक अटैक, ABGs पे हाइपोक्सिया, हाइपर कैप्निया, अल्कलोसिस आ रहा है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, दैट इज़ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। चूँकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि आपके पास जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्ट पेन की हिस्ट्री हो या कफ, 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग आपके पास दे दी हो, ठीक है। टैकीकार्डिया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, तो आपने सिंपली इसमें इतनी क्लियर कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पैनिक अटैक है, हाइपोक्सिया आपके पास मेंशन कर दिया, हाइपर कैप्निया, अल्कलोसिस मेंशन किया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है पेशेंट को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट को। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को हम क्या देते हैं, अगर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, सैल्मोनीला और कंपाइलोबैक्टर जिजिनी है तो मोस्ट कॉमनली ये क्या करवाते हैं, HC क्या करवाते हैं, ट्रैवलर डायरिया करवाते हैं। दे आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, फीचर्स क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल डायरिया, ब्लडी डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन। ट्रीटमेंट क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है फॉर हेल्दी एडल्ट्स, ठीक है। और एल्डरली है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो आपने ट्रीटमेंट देनी है। सैल्मोनीला सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं सैल्मोनीला के लिए, और कंपाइलोबैक्टर जिजिनी के लिए हम मैक्रोलाइट्स जिसमें आ जाते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन विच इज़ द सेकेंड लाइन। तो कंपाइलोबैक्टर इज़ ऑल अबाउट C, क्लैरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ई कोलाई मोस्ट कॉमन कॉज होता है UTI का, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है, यूरिन कल्चर करने के बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है। अगर लोअर UTI करवा रहा है तो आपने नाइट्रोफुरेंटाइन और ट्राइमिथोप्रीम देना, और अपर UTI करवा रहा है तो सिफालेक्सिन और कोएमिक्सिक्लाव देते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव
ऑर्गेनिजम्स कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। इसमें प्रोडक्टिव कफ होता है, फीवर होता है, चेस्ट टाइटनेस होती है, यूनिलेटरल बेसल क्रैकल्स और ऑस्कल्टेशन और यूनिलेटरल लोबार कॉन्सोलाइडेशन होता है, हर्पिस लेबियलिस के साथ एसोसिएशन होती है। माइल्ड है एमॉक्सिसिलिन दोगे, मॉडरेट एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन दोगे, सीवियर है तो कैमॉक्सिक्लाव प्लस क्लैरिथ्रोमाइसिन दोगे, और अगर एलर्जिक टू पेनिसिलिन है तो डॉक्सीसाइक्लिन दोगे। ठीक है, तो कंपाइलोबैक्टर क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप होते हैं, विब्रियोकुलेरा ग्राम नेगेटिव होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव, डिप्लोकोक्साई स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव, कोगुलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टेफाइलोकोकस। फिर हमारे पास पेनकोस ट्यूमर है। पेनकोस ट्यूमर इज़ द ट्यूमर ऑफ द एपेक्स ऑफ द लंग। ठीक है, इट इज स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यूज, रिब्स, वर्टिब्री। इट कैन कॉज हॉर्नर सिंड्रोम बाय यूनिलेटरल कंप्रेशन ऑफ सिंपैथेटिक चेन। यूनिलेटरल टॉसिस हो सकती है, मायोसिस एंड हाइड्रोसिस के साथ आएगा। तो ऑलवेज सस्पेक्ट इन एल्डरली, जिन पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग हो। ठीक है, ब्लड गैस एबनॉर्मलिटी क्या है हमारे पास, कि ये हम जो है ना वो नहीं करते, बाद में करेंगे। कंडीशंस डेट एग्रीवेट्स ब्लड गैस एबनॉर्मलिटी, डायरिया में इंक्रीज लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट होता है, तो डायरिया कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डिहाइड्रेशन है, इसमें इंक्रीज लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम होता है, तो एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, इम्पेयर्ड रेनाल फंक्शन हो सकता है, तो इसमें भी हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है, क्योंकि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहता है। पैनिक अटैक्स में भी रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है, रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। ठीक है, तो ABGs के आपके पास कॉजेज़ लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए आप ड्रग्स याद रख लो, IM8, I फॉर आयरन, A फॉर एस्प्रिन, M फॉर मेटफॉर्मिन, A फॉर अल्कोहल, I फॉर आइसोनियाजिड or D for digoxin. These all are those medications which are commonly used in our system. Iron, aspirin, metformin, alcohol, isoniazid और digoxin. पैरासीटामोल और डायरिया है, रिनाल इनसफिशेंसी एडिसन डिजीज़ है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में एस इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, एनसेड से डायूरेटिक से वॉमिटिंग में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, हाइपोवोलीमिया, हाइपोकेलीमिया। ठीक है, और सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाते हैं। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस सारे जो लंग्स की कंडीशन है ना, COPD, नीमोथोरैक्स, एनी कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एसाइटीज़ भी, इवन एसाइटीज़ भी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस करवाता है। ऑर्गेनो फॉस्फेट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस करवाते हैं। इंक्रीज वेंटिलेशन रेट इफ़ पेशेंट इज़ ऑन 1 टू वॉश आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस के क्या है, एस्पिरिन रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस भी करवाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी करवाता है। ठीक है, तो एनी कंडीशन डेट कॉज हाइपर वेंटिलेशन कैन लीड्स टू रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसमें रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। और उसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जो पेशेंट होते हैं उनमें रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो सकती है। पल्मोनरी फिब्रोसिस है, पल्मोनरी फिब्रोसिस में प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल डिस्निया बाय बेसल फाइन एंड इंस्पायरेटरी क्रिपिटेशंस ऑन ऑस्कल्टेशन, ड्राई कफ और क्लबिंग मेंशन कर देगा। ठीक है, बाय बेसल फाइन एंड इंस्पायरेटरी क्रिपिटेशंस ऑन ऑस्कल्टेशन और प्रोग्रेसिव एक्सर्शनल डिस्निया। डायग्नोसिस स्पायरोमेट्री पर होती है, स्पायरोमेट्री पर आपको रेस्ट्रिक्टिव पिक्चर मिलती है। FE1 डिक्रीज और नॉर्मल मिल सकता है, FVC भी डिक्रीज। FE1 to FVC रेशो ग्रेटर देन 0.7 होगा बिकॉज इट इज़ अ रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़। ठीक है, इफ़ द क्वेश्चन मेंशन वर्किंग इन कोल माइंस, तो यू शुड थिंक अबाउट पल्मोनरी फिब्रोसिस।
बिकॉज इट इज़ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और मोस्टली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ इसी तरह से प्रेजेंट करती है। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग फंक्शन टेस्ट पे आपको जो है FeV1 to FeC रेशो जो है वो ग्रेटर देन 0.8 दिख रहा है, तो डैट इज़ द केस ऑफ पल्मोनरी फिब्रोसिस। फिर ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्सटेंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस पर आ जाते हैं। इसमें इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस्ड लंग डैमेज होता है ड्यू टू वैरायटी ऑफ इनहेल्ड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। हिंट में आपको फार्मर हो सकता है, डिस्निया एंड कफ, डिफ्यूज माइक्रोनेड्यूलर शेडोइंग। ठीक है, तो एक्यूट में पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ, फीवर 4 to 8 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर, और क्रॉनिक में कंटिन्यूस प्रेजेंटिंग सिम्टम्स ऑफ अबव। ठीक है, एक्सटेंसिक एलर्जिक एल्वुलाइटिस में हमारे पास और चीज़ें, चेस्ट एक्सरे हम करवाएंगे तो हमको डिफ्यूज़ माइक्रोनोड्यूलर शेडोइंग नज़र आएंगे। ब्रोंको एल्वुलर लेवाज करवाओगे तो लिम्फोसाइटोसिस नज़र आएगा। ब्लड में कोई इजिनोफीलिया नहीं होगा। एवियन प्रोटीन्स इन बर्ड फिशर्स, ठीक है, एस्परगिलस क्लेवेटस इन माल्ट वर्कर्स, स्पोर ऑफ सेकेरोपोलीस्प्रा रेक्टिविरगुला इन फार्मर्स, और थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट्स इन मशरूम वर्कर्स। फिर ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस।